हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग कवर कर रहे हैं सामयिकी को, यानी कि करंट अफेयर्स को। और आज हम देखेंगे 18 दिसंबर 2024 में हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के बारे में, राज्य समाचारों के बारे में, बैंकिंग और वित्तीय समाचारों के बारे में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचारों के बारे में, खेल समाचारों के बारे में, शोक समाचारों के बारे में, पुरस्कार और मान्यताएं समाचारों के बारे में। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समाचार, राज्य समाचार, बैंकिंग और वित्तीय समाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, खेल समाचार, शोक समाचार और पुरस्कार और मान्यताएं समाचार। लेकिन शुरुआत से पहले हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास एक छोटा सा असवीकरण है, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो कि हमें समझना बहुत जरूरी है जिससे पहले कि हम आगे बढ़े। तो असवीकरण कुछ इस प्रकार से है। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitkac.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा देंगे। अब आइए बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय खबरों के बारे में। तो इजराइल ने क्षेत्रीय बदलावों के बीच गोलान हाइट्स में बस्तियों का विस्तार किया। इजराइल ने गोलन हाइट्स में बस्ती विस्तार योजना को मंजूरी दी है। क्षेत्र में जनसंख्या और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए करीबन 11.13 डॉलर मिलियन से अधिक आवंटित किए गए। निर्णय सीरिया में राजनीतिक बदलावों, विशेष रूप से असद शासन के पतन के बाद लिया गया है। इजराइल का लक्ष्य इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में जनसंख्या को दोगुना करना है। तो यदि हम बात करें इस खबर की तो पहले हमें यह समझना है कि गोलन हाइट्स है क्या, इजराइल का इसमें क्या लेना देना है और क्यों हम सीरिया की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो देखिए, पहली चीज आप ये समझिए, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार और यहाँ तक कि भारतीय सरकार के अनुसार भी गोलान हाइट्स जो है यह असल में सीरिया का एक क्षेत्र है। सीरिया के देश के भूमि क्षेत्र में ही गोलान हाइट्स आता है और ये माना जाता है कि इजराइल ने इसे अवैध तरीके से कब्जा रखा है। ठीक है। यदि हम इजराइल की बात करें तो इजराइल जो है वो एक यहूदी बहुसंख्यक देश है और इजराइल की ये शुरुआत से ही रणनीति रही है कि वो किस प्रकार से खुद को फैला सकें, अपने देश का विस्तार कर सकें। तो इसी विस्तार के चलते उन्होंने सीरिया के गोलान हाइट्स पे भी अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है, जो कि संयुक्त राष्ट्र और यहां तक कि भारतीय सरकार का भी मानना है। ठीक है। हालांकि भारत जो है इजराइल को कई मुद्दों पे समर्थन देता आया है, लेकिन गोलान हाइट्स का मुद्दा भारत भी ये मानता है कि ये इजराइल द्वारा कब्जा किया गया है। ठीक है। अब बात करें सीरिया में हुए राजनीतिक बदलावों की। तो देखिए, हम ये जानते हैं कि सीरिया में अरब ऋतु के दौरान जो अरब स्प्रिंग आपकी चली थी उसके दौरान जो सीरिया के उस समय पे शासन करते थे, उस पे शासक जो थे असद, उनके खिलाफ सीरिया के लोगों ने एक विद्रोह छेड़ दिया था। असल में हुआ क्या कि जो अरब ऋतु थी उसमें कई सारे अरब देश जिनमें की आज भी शासन था राजाओं का, उनका तख्ता पलट होने लगा और सीरिया में भी कहीं ना कहीं आवाज उठने लगी। असद सरकार ने इस बात को भांपते हुए बहुत ही क्रूर तरीके से लोगों को दबाया, खुलेआम गोलीबारियां करी, जिसकी वजह से सीरिया में एक ऐसा गुट का जन्म हुआ जो कि अब सरकार के खिलाफ लड़ रहा था। और इस आंतरिक लड़ाई का फायदा उठाते हुए कई सारे आतंकी समूह भी सीरिया में विकसित होते चले गए, जैसे कि आईएसआईएस का आपने नाम सुना होगा, अलकायदा का आपने नाम सुना होगा। ऐसे कई बड़े बड़े आतंकी आप कह सकते हैं समूह भी वहां पे विकसित हुए हैं वक्त के साथ साथ। अब हुआ क्या, ये जो लड़ाई 2014 के बाद से शुरू हुई थी सीरिया में सरकार के खिलाफ, इसको अब कह सकते हैं मुख्य तौर पे असद शासन के पतन के तौर पे देखा जाने लगा है। क्यों? क्योंकि जो सीरिया के शासक थे असद, उन्हें अपना मुल्क छोड़कर रशिया भागना पड़ा। ठीक है। और अब सीरिया जो है वो पूरी तरीके से उन लोगों के हाथ में है जो कि सरकार का शासन वहां से हटाना चाहते थे। इसी बीच में जो लोगों ने सीरिया में असद का शासन हटा के खुद सत्ता अपने हाथ में ली है, उनका कहना यह है कि वो गोलान हाइट्स को अब इजराइल से वापस ले लेंगे
उनका कहना यह भी है कि असद शासन जो था वो कहीं ना कहीं गोलन हाइट्स को इजराइल से वापस लेने में विफल रहा था। इसी बात को देखते हुए इजराइल ने, जो कि पहले ही गोलन हाइट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा चुका है, अब और नई बस्ती विस्तार की योजना को मंजूरी दे दी है। यानी इजराइल ने 11.13 मिलियन डॉलर का नया फंड, नया आप कह सकते हैं बजट इशू किया है, जारी किया है लोगों के लिए, ताकि और ज्यादा बस्ती यहां पे बसाई जा सके। यानी एक तरफ असद शासन के पतन के बाद जहां इजराइल के लड़ाके इस बात का दावा कर रहे हैं कि जहां सीरिया के लड़ाके, इजराइल के लड़ाके नहीं, सीरिया के लड़ाके इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो इजराइल से गोलान हाइट्स को छीन के रहेंगे, वहीं पे इजराइल ने अपने विस्तार को और तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। यह एक भौगोलिक राजनीति में हुआ बहुत बड़ा बदलाव है। इजराइल का लक्ष्य इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में जनसंख्या को दोगुना करना है, ताकि सीरिया के लड़ाके चाह के भी गोलान हाइट्स को वापस सीरिया में ना मिला पाए। इस पे होने वाले कई और चीजों को हम लोग न्यूज में देखते रहेंगे। अभी के लिए जो आप कह सकते हैं मुख्य तौर पे हुआ है यहाँ पे सीरिया और इजराइल के बीच, वो मैंने आपको इस खबर के माध्यम से बता दिया है, आपको अवगत करा दिया है। आगे बढ़ते हैं। मोल्दोवा अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ। मोल्दोवा आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल हो गए हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और मोल्दोवा के उप प्रधानमंत्री मिहाई पॉप्शोई द्वारा नई दिल्ली में आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पे हस्ताक्षर किए गए। मोल्दोवा का समावेश पिछले महीने आर्मेनिया के 104वें पूर्ण सदस्य बनने के बाद हुआ। आईएसए का लक्ष्य 2030 तक सौर ऊर्जा वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी और विस्तार में चुनौतियों को दूर करने के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश जुटाना है। तो देखिए, यदि हम बात करें तो देखिए ये जो चीजें हुई हैं यहाँ पे, इसको समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा साल 2015 में। तो साल 2015 का वो दौर था जब भारत ने पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से हटकर अपारंपरिक और नवीनतम ऊर्जा स्रोत के बारे में विश्व के सामने एक पेशकश रखी। भारत ने बोला कि जो हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल अब तक करते आए हैं छोटे छोटे तरीकों से, उसे क्यों ना वैश्विक स्तर पर बढ़ाया जाए। इसी के लिए भारत ने और फ्रांस ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापन किया, जिसे हम जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तौर पे। भारत जो है वो इसके फाउंडिंग सदस्यों में से एक था, स्थापित करने वालों में से एक था, और इसका जो आपको मुख्यालय मिलेगा आईएसए का या फिर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का, वो भारतीय राज्य हरियाणा के शहर गुरुग्राम में आपको मिलेगा, जिसे हम कई बार गुड़गांव भी कह देते हैं। ठीक है। 2015 के बाद से अब तक कई सारे ऐसे देश हैं जो कि भारत और फ्रांस की इस पहल में जुड़ते चले गए हैं, जिनमें अभी नया देश मोल्दोवा शामिल हुआ है। मोल्दोवा से पहले आर्मेनिया जो था वो 104वां पूर्ण सदस्य बना था। आर्मेनिया के बाद अभी 105वां मोल्दोवा बना है। मोल्दोवा ने आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता अपना ली है, और ये जो आप कह सकते हैं वार्ता हुई है, ये सभी वार्ता नई दिल्ली में हुई है। इसमें वार्ता में शामिल कौन कौन था? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और मोल्दोवा के जो उप प्रधानमंत्री हैं मिहाई पॉप्शोई, वो इस दोनों में शामिल थे। ठीक है। अब हम बात करें अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है आईएसए जो है, इसका लक्ष्य क्या है? तो आईएसए का जो लक्ष्य था वो था साल 2030 तक करीबन 1000 अरब अमेरिकी डॉलर को जुटाना, ताकि हम सौर ऊर्जा वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी और इसके विस्तार में सौर ऊर्जा को और ज्यादा संपन्न बना सके। हमने अमेरिकी डॉलर को क्यों चुना? क्योंकि अमेरिकी डॉलर जो है वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है, अंतरराष्ट्रीय लेन देन में इसका समावेश होता है। तो ऐसे में यदि हम अमेरिकी डॉलर के 1 अरब फंड को जुटाते हैं तो हम सोलर या सौर उत्पत्ति में अपने विस्तार में पड़ने वाली विदेशी चीजों को भी खरीद सकते हैं, उनकी जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। साथ में जो देश सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनके पास पर्याप्त धनराशि नहीं है, उनको अमेरिकी डॉलर में ही अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ऋण भी प्रदान कर सकता है या किसी प्रकार की और आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है। इसलिए हमने अमेरिकी डॉलर का चयन यहां पे किया है।
अब आइए आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार में। गढ़ीमाई महोत्सव क्या है और यह विवादास्पद क्यों है? तो गढ़ीमाई महोत्सव हर 5 साल में एक बार दक्षिण पूर्वी नेपाल में आयोजित किया जाता है। जानवरों के सामूहिक वध के लिए जाना जाता है। यह दुनिया के सबसे विवादात्मक धार्मिक अनुष्ठानों में से एक है। यह त्योहार सैकड़ों हजारों हिंदुओं को आकर्षित करता है जो मानते हैं कि यह अनुष्ठान हिंदू देवी गढ़ीमाई को प्रसन्न करेगा। कानूनी चुनौतियों और सार्वजनिक विरोध के बावजूद त्योहार जारी है, जो धर्म, परंपरा और पशु कल्याण के बीच के संबंधों पर बहस को जन्म देता है। तो यदि हम बात करें इस खबर की, तो देखिए भारत के पड़ोसी देश नेपाल के दक्षिण पूर्वी इलाके में यह गढ़ीमई महोत्सव हर 5 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इसका महत्व क्या है कि इसमें कई सारे जानवरों को, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, कई सारे जानवरों को लाया जाता है एक मैदान में और फिर उनका वध किया जाता है, उनकी बलि दी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि इस बलि देने से जो गढ़ीमाई देवी हैं वो प्रसन्न होंगी। ठीक है, इसमें कई सारे जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो गढ़ीमाई की पूजा अर्चना या उनकी वंदना करते हैं। तो वह भी ये मानते हैं कि जो माई है, जो माता है, वो खुश हो जाएंगी। अब ये इस त्योहार का परिपक्ष है, लेकिन इसका विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए जानवरों की बहुत निर्मम तरीके से बहुत ही क्रूर हत्या की जाती है इस त्योहार को मनाते समय। इसीलिए इस त्योहार को कई बार कानूनी चुनौतियां भी दी गई हैं, क्योंकि कानून में जानवरों के खुलेआम वध पर रोक लगाई गई है। वहीं पे जो लोग हैं वो भी इसका सार्वजनिक तौर पे विरोध करते आए हैं, वो भी इसका सार्वजनिक विरोध करते हैं। लेकिन इस सबके बावजूद भी त्योहार जारी है। क्यों? क्योंकि जो धर्म है लोग उसमें मानते हैं, जो एक सालों से चली आई परंपरा है उसे मानते हैं, लेकिन जो पशु कल्याण में मानने वाले लोग हैं वो इसका विरोध करते हैं, जिसकी वजह से धर्म, परंपरा और पशु कल्याण के बीच के संबंधों पर एक बहस छिड़ गई है इस गढ़ीमई महोत्सव की वजह से। भारत ने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज, भारत ने 5 देशों में नए चेयर के साथ वैश्विक स्तर पे आयुष प्रणालियों को बढ़ावा दिया। आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और आयुष प्रणालियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू की है। भारत ने बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, लातविया और मलेशिया के 5 विदेशी विश्वविद्यालयों में आयुष शेयर स्थापित किए हैं। इस पहल का उद्देश्य आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा और होम्योपैथी के शैक्षणिक आदान प्रदान, अनुसंधान और जन जागरूकता का बढ़ावा देना है। यह प्रयास इन पारंपरिक प्रणालियों की वैश्विक स्वीकृति और मान्यता में योगदान देता है। तो यदि हम बात करें इस खबर के बारे में, तो पहले हम समझते हैं कि आयुष असल में है क्या। तो आयुष जो है इसका मतलब होता है, आयुष का जो आप कहेंगे पूर्ण संबंध है वो है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ठीक है, यानी ए का मतलब आयुर्वेद, वाई का मतलब योगा, यू का मतलब यूनानी, एस का मतलब सिद्धा, एच का मतलब होम्योपैथी। और यह सभी जो हैं ये हमारे पारंपरिक चीजें हैं जिससे कि हम लोगों का इलाज करते थे, लोगों को स्वस्थ रखते थे। तो भारत ने ये पहल छेड़ी थी कि जो हमारी पारंपरिक चीजें हैं, जो हमारा पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणाली है, उसको जीवंत करने के लिए हमने आयुष को बनाया था, जो कि हमें कम खर्चीला भी पड़ता है और काफी ज्यादा स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक भी है। तो ऐसे में आयुष मंत्रालय, जो कि भारत का मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के नाम से भी मशहूर है, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और आयुष को वैश्विक स्तर पे बढ़ाने के लिए बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, लातविया और मलेशिया के 5 विदेशी विश्वविद्यालयों में आयुष चेयर को स्थापित किया है, जहां पे अब आयुष के बारे में पढ़ाया जाएगा, यानी कि आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। इसका उद्देश्य आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा और होम्योपैथी के शैक्षणिक आदान प्रदान को, अनुसंधान को और जन जागरूकता को बढ़ावा देना। इस प्रयास से हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम पारंपरिक प्रणालियों की वैश्विक स्वीकृति और मान्यता में योगदान दे सके।
अब आइए बात करते हैं राज्य समाचारों के बारे में। तो उबर ने बेंगलुरु में महिलाओं के लिए मोटो वुमन बाइक टैक्सियों का अनावरण किया। उबर ने बेंगलुरु में मोटो विमेन नामक एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है। यह सेवा विशेष रूप से महिला सवारों और चालकों के लिए डिजाइन की गई है। यह सुरक्षा और सशक्तिकरण पर जोर देते हुए एक ऑन डिमांड बाइक टैक्सी विकल्प प्रदान करता है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, अधिक लचीला कमाई का अवसर प्रदान करना है, जबकि सुरक्षा, गोपनीयता और सार्वजनिक परिवहन एकीकरण को संबोधित करना है। तो यदि हम बात करें इस खबर के बारे में, तो पहले हमें यह समझना है कि उबर असल में है क्या। तो उबर जो है वो एक अमेरिकी कंपनी है जिसका इस्तेमाल कई बार बड़े शहरों में हम लोग अक्सर करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कहीं जाना है एक जगह से दूसरी जगह, किसी भी बड़े शहर में, तो आप लोग क्या करते हैं, या तो आप सार्वजनिक क्षेत्र में बस देखेंगे, ऑटो रिक्शा देखेंगे या कुछ देखेंगे। तो ऐसे में कई बार दिक्कत क्या होती है कि आपको भटकना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि ऑटो कहाँ से मिलेगा, बस कहाँ से मिलेगी। वहीं पे उबर अगर आपने अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लिया है, तो आप उबर पर जाके अपनी लोकेशन डालिए, आपको कहाँ जाना है वो डालिए। ये आपको विकल्प दिखा देगा कि आप बाइक से जाना चाहते हैं, आप टैक्सी से जाना चाहते हैं, आप ऑटो से जाना चाहते हैं। कितना आपको कितना चार्ज पड़ेगा। बाइक मान लीजिए 70 रुपए लेगी, ऑटो जो है वो 90 रुपए लेगा, टैक्सी जो है 120 रुपए लेगी। आपकी इच्छा के अनुसार आप बुक कर सकते हैं। ठीक है। तो असल में अब तक होता क्या था कि मुख्य तौर पे जो पुरुष थे वही उबर में ड्राइवर के तौर पे कार्य करते थे, क्योंकि महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता था। ठीक है। और वहीं पे जो महिलाएं थी जो सफर करती थी इन उबर से, उन्हें भी कई बार ये रहता था कि रात बेरात में अगर वो सफर कर रही हैं तो उनके साथ एक पुरुष ड्राइवर है जो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित उन्हें करता था। तो इसी के लिए उबर ने अब एक नई पहल लॉन्च की है और ये पहल बेंगलुरु से शुरू होगी, जो कि भारतीय राज्य कर्नाटक की राजधानी भी है और भारत के मुख्य शहरों में से एक भी है। यानी उबर ने बेंगलुरु में रहने वाले लोगों को मोटो वुमन बाइक टैक्सियों का ऑप्शन देना शुरू कर दिया है, इसका विकल्प देना शुरू कर दिया। यानी अब अगर कोई महिला बेंगलुरु में उबर से बाइक बुक करती है तो ऐसे में वो मोटो वुमन चूज कर सकती है, उसका चयन कर सकती है। तो ऐसे में जो उनको लेने आएगा वो एक महिला होगी और महिला महिला के साथ ही जाएगी। तो ऐसे में जो महिलाओं की सुरक्षा को लेके एक चिंता थी वो समाप्त हो गई। दूसरा, जो महिलाएं थी वो उबर के माध्यम से पैसा नहीं कमा पाती थी। क्यों? क्योंकि मुख्य तौर पे जो पुरुष थे वही उबर से ड्राइवर बन के लोगों को ले जाते थे। तो ऐसे में पैसा कमाने का जो विकल्प था उन्हीं के पास था। तो अब क्योंकि औरतें भी इस परियोजना में पार्ट ले सकती हैं, भागीदारी कर सकती हैं, तो ऐसे में महिलाओं को भी ये एक सुरक्षित पैसा कमाने का लचीला विकल्प मिल गया है। हालांकि अभी तक ये एक पायलट कार्यक्रम है, यानी कि अभी तक इसको सिर्फ शुरू करके देखा जाएगा। ये कितना ज्यादा सफल रहता है, कितना ज्यादा इससे प्रभाव पड़ता है, उसके बाद ही उबर इसको बाकी और शहरों में भी लागू करेगा। शुरुआत बेंगलुरु से हुई है। उद्देश्य क्या था, वो किसने लॉन्च किया? उबर ने। और उबर कंपनी कहां की है वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बैंकिंग और वित्तीय समाचारों के बारे में। तो आरबीआई ने एडलवॉइस समूह की ईसीएल फाइनेंस और एआरसी से प्रतिबंध हटाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड और एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी कि एडलवाइस एआरसी पर लगाए गए पर्यवेक्षी प्रतिबंध हटा दिए। यह प्रतिबंध मई 2024 में नियामक अनुपालन चिंताओं के कारण लगाए गए थे। कंपनी द्वारा महत्वपूर्ण भागीदारी और सुधारात्मक कार्यों के बाद आरबीआई उनके नियामक मापदंडों के पालन से संतुष्ट है। कंपनियों को अब सामान्य संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति है। तो यदि हम बात करें इस खबर के बारे में, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड क्या है और एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड क्या है। तो देखिए, असल में क्या होता है, भारत में जो लोगों को ऋण प्रदान करते हैं वो मुख्य तौर पे दो लोग होते हैं, या तो बैंक होता है या फिर कोई भी फाइनेंस कंपनी होती है, वित्त कंपनी होती है। ठीक है। फर्क क्या होता है कि बैंक जो है वो ऋण देने के साथ साथ और कई सारी सुविधाएं प्रदान करता है, जमा राशि स्वीकार करना, चेक देना और भी कई चीजें।
फाइनेंस कंपनी जो है, वित्त कंपनी जो है, वो सिर्फ ऋण प्रदान करती हैं, वो बाकी सेवाएं नहीं देती। वो जमा स्वीकार नहीं कर सकती और कई तरह के चेक तो वो इशू ही नहीं कर सकती और कई तरह की और चीजें जो बैंक देता है वो नहीं कर सकती। लेकिन क्योंकि उनका दिया हुआ ऋण भारतीय अर्थव्यवस्था में खर्च होने वाला होता है, इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो उन पर नियात्मक तौर पे उनका आधिकारिक नियात्मक होता है। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी होती है कि मान लीजिए अगर किसी बैंक ने कोई लोन दिया और अब बैंक को पैसा वापस नहीं मिल रहा है, तो बैंक को तो पैसा लौटाना है, तो वो क्या करेगा, वो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास चला जाएगा। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जितने का लोन था, मान लीजिए लोन 10 लाख रुपए का था, वो 10 लाख रुपए बैंक को दे देगी और अब बैंक के बिहाफ पर यानी बैंक की तरफ से जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो उस ऋण की वसूली करेगी। ठीक है, तो ये दोनों ही असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और फाइनेंस कंपनी, ये दोनों ही भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत आती हैं नियात्मक रूप से। तो हुआ क्या था कि ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड और एडलवाइस असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ये मई 2024 में आरबीआई की नजर में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो नियामक अनुपालन था वो कुछ चिंताओं से भरा हुआ था, जिसकी वजह से आरबीआई ने मुख्य तौर पे कार्य करते हुए पर्यवेक्षी प्रतिबंध इन दोनों कंपनियों पे लगा दिए थे। लेकिन इन दोनों कंपनियों की महत्वपूर्ण भागीदारी और उसी के साथ साथ सुधारात्मक कार्यों की वजह से आरबीआई अब संतुष्ट है कि यह दोनों कंपनी नियामक मानदंडों का पालन कर सकती है। इसीलिए अब आरबीआई ने अपने प्रतिबंधों को हटा लिया है और कंपनियों को अब सामान्य संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचारों के बारे में। इनकॉइस ने समुद्री बचाव अभियानों के लिए सारथ को उन्नत किया। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र INCOIS, जिसे हम इनकोसिस भी कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इन्होंने अपनी खोज और बचाव सहायता उपकरण सारथ को उन्नत किया है। सारथ का मतलब क्या है? सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल, सारथ। ठीक है, इसको उन्नत किया है, इसको बनाया है। मूल रूप से 2016 में पेश किया गया सारथ भारतीय तटरक्षक बल और अन्य एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। नया संस्करण सारथ 2 समुद्र में लापता वस्तुओं और व्यक्तियों की अधिक सटीक भविष्यवाणी के लिए उन्नत सुविधाएं शामिल करता है। इस उन्नत का उद्देश्य बचाव अभियानों को अनुकूलित करना और उनकी प्रभावशीलता में सुधार करना। तो देखिए, असल में अगर हम बात करें समुद्र की, तो समुद्र जो है वो अपने आप में बहुत ही विशाल है, विशाल का है उनका आकार है। तो ऐसे में अगर कोई वस्तु या व्यक्ति किन्हीं भी कारणोंवश या दुर्घटनावश समुद्र में लापता हो जाता है, तो उसका सटीक अनुमान कि वो कहां पर है वो लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में इनकॉसिस ने साल 2016 में सारथ पेश किया था। सारथ जो था वो इतना उन्नत साबित हुआ कि भारतीय तटरक्षक बल और अन्य एजेंसियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा, जिसके बाद सारथ 2, यह सारथ का ही एक नया संस्करण आया है जो कि अब लापता वस्तुओं और व्यक्तियों की और भी अधिक सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो बचाव अभियान हम चलाते हैं समुद्र में लापता हुई चीजें और व्यक्तियों के लिए, वो अनुकूलित हो और साथ ही उनकी प्रभावशीलता में भी सुधार देखने को मिले। ठीक है, किसान कवच, भारत का स्वदेशी एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने भारत का पहला स्वदेशी एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट किसान कवच का अनावरण किया। बेंगलुरु स्थित ब्रिक इंस्टेम द्वारा सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित बॉडी सूट को कीटनाशक के संपर्क से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों से किसान की रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कृषि समुदाय को सशक्त बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यदि हम बात करें इस खबर की, तो देखिए यहाँ पे असल में हुआ क्या। जब हम बात करते हैं भारत में किसानों की,
तो हम ये जानते हैं कि कृषि जो है वो भारत का आज भी एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है और ग्रामीणों का जो मुख्य आजीविका का स्रोत है वो कृषि ही है। तो ऐसे में किसानों को अपनी फसल बचाने के लिए कई बार कई सारे कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है फसल में। और जब वो इनका उपयोग कर रहे होते हैं तो वो इन्हें हाथों से ही छिड़काव करते हैं, क्योंकि ये कीटनाशक जो हैं इसमें कई तरह के पदार्थ मिले होते हैं जो कि किसी भी मनुष्य या मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो किसान क्योंकि वो कई बार इन चीजों के संपर्क में होते हैं तो उनके स्वास्थ्य की कई सारी समस्याएं बढ़ जाती है। तो इस सब से निपटान के लिए भारत ने अब स्वदेशी तरीके से ही एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट विकसित किया है, जिसको हमने नाम दिया है किसान कवच। इसको डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि हैं आपके केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, इन्होंने इसका अनावरण किया। इसको बनाने वाला कौन है? तो बेंगलोर में स्थित ब्रिक इंस्टेम और साथ ही सैपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। ठीक है, इसको बनाया किस पहल के अंतर्गत किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहल थी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हम कृषि समुदाय को सशक्त बना सकें, उसी के तहत इसको भी अनावृत किया गया है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं, खेल समाचार को देखते हैं। तो बुमराह ने कपिल देव को पीछे छोड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया में भारत के शीर्ष विकेट टेकर बने। जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने 18 दिसंबर 2024 को ब्रिस्बेन के गाबा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट के दौरान कपिल देव के 51 विकेटों के आंकड़े को पार कर लिया। बुमराह के अब ऑस्ट्रेलिया में 52 विकेट हो गए हैं, जो भारत की तेज गेंदबाजी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। यह मील का पत्थर बुमराह की जगह भारतीय क्रिकेट इतिहास में पक्की करता है। यदि हम बात करें अब इसकी, तो देखिए यहाँ पे आपको दो नाम देखने को मिलेंगे, बुमराह और कपिल देव। अब बात करें इसकी, तो जसप्रीत बुमराह इस समय भारतीय टीम में शामिल भारत के तेज गेंदबाज हैं। ठीक है, वहीं पे हम बात करें कपिल देव की, तो कपिल देव जो हैं ये भारतीय टीम के सदस्य रह चुके हैं, पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, और इनका जो नाम जाना जाता है वो मुख्य तौर पे साल 1983 के भारत के विश्व कप जीतने के पीछे जाना जाता है, कि उस समय भारतीय टीम की अगुवाई कर रहे थे, कप्तान थे, और भारत ने पहली बार 1983 में कोई विश्व कप जीता था, जो कि कपिल देव के नेतृत्व में जीता गया था, और इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी रहा था उन मैचों में। तो इसीलिए कपिल देव को जाना जाता है। तो अब बात करें कि यहाँ पे हुआ क्या है इन दोनों का परिचय करने के बाद। तो कपिल देव जो थे वो भारत के अब तक के ऐसे तेज गेंदबाज थे जिन्होंने 51 विकेट लिए थे तेज गेंदबाजी में टेस्ट मैचों। ठीक है, अभी ऑस्ट्रेलिया में चल रहे भारत के टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने तेज गेंदबाजी करते हुए 52 विकेट का आंकड़ा छू लिया है। तो ऐसे में अब एक विकेट के माध्यम से उन्होंने कपिल देव का जो पुराना रिकॉर्ड था उसको पार करते हुए नया रिकॉर्ड दर्ज किया है, और इसकी वजह से भारतीय क्रिकेट टीम का जो इतिहास है उसमें बुमराह का जो स्थान है वो पक्का हो गया है, कि जब भी हम भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास में महत्वपूर्ण खिलाड़ी को देखेंगे तो वहां पे जसप्रीत बुमराह का जो नाम है वो भी आएगा। वहीं पे स्पोर्ट्स न्यूज में आगे बढ़ते हुए, अश्विन का संन्यास, एक ऐतिहासिक क्रिकेट करियर का समापन। रविचंद्रन अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। घोषणा 18 दिसंबर 2024 को ब्रिस्बेन में तीसरे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट के अंत में की गई। अश्विन का 14 साल का अंतरराष्ट्रीय करियर रणनीतिक कुशलता और रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियों से भरा हुआ है। वह भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज और खेल के इतिहास में सबसे बहुमुखी गेंदबाजों में से एक के रूप में एक विरासत छोड़ गए। तो यदि हम बात करें रविचंद्रन अश्विन की, तो भारत के यह एक स्पिन गेंदबाज थे, और इन्होंने अभी हाल में 18 दिसंबर 2024 को ब्रिस्बेन में चल रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट मैच की संख्या 3 में
यह घोषणा कर दी कि वो अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे, जिसकी वजह से उनका जो 14 साल का अंतरराष्ट्रीय करियर था अब तक का, जो रणनीतिक कुशलता और रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि से भरा हुआ है, वो समाप्त हो गया है, क्योंकि उन्होंने अब संन्यास ले लिया है। वो आगे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब हम बात करते हैं शोक समाचारों के बारे में। तुलसी गौड़ा, जंगलों की विश्वकोश का निधन। तुलसी गौड़ा, जिन्हें वृक्ष देवी के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक की एक पर्यावरणविद थी। वह वनीकरण और पारिस्थितिकी संरक्षण के प्रति अपने समर्पण के लिए काफी प्रसिद्ध थी। 1944 में जन्मी, उन्होंने व्यक्तिगत और वित्तीय कठिनाइयों को पार कर पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बन गई। उनके प्रयासों, जिनमें 1 लाख से अधिक पेड़ लगाना शामिल था, इसने उन्हें 2021 में पद्म श्री पुरस्कार दिलाया। उनका निधन 16 दिसंबर 2024 को हुआ, जिससे एक प्रेरणादायक विरासत पीछे रह गई। तो यदि हम बात करें तुलसी गौड़ा की, तो यह जो है ये मूल रूप से भारत के कर्नाटक राज्य में थी और यह एक बहुत ही विख्यात पर्यावरणविद थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने वनीकरण और पारिस्थितिकी संरक्षण के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया। 1944 में इनका जन्म हुआ था और व्यक्तिगत और वित्तीय कठिनाइयों के बाद भी इन्होंने पर्यावरण के लिए कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें से कि इन्होंने 1 लाख से अधिक पेड़ लगाए, जिसकी वजह से उन्हें साल 2021 में सरकार ने पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया। उनके 16 दिसंबर 2024 को निधन के बाद अब एक प्रेरणादायक विरासत हम सबके लिए सीख लेने के लिए रह गई है। अब हम बात करते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन न्यूज के बारे में। अयोध्या राम मंदिर को वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। इस प्रशंसा से मंदिर के निर्माण के दौरान लागू की गई असाधारण सुरक्षा उपायों को उजागर किया गया है। घोषणा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा द्वारा की गई है। पुरस्कार सावधानी पूर्वक योजना निष्पादन और वैश्विक सुरक्षा मानकों के पालन को रेखांकित करता है। वहीं पे आगे बढ़ते हुए सूर्यबाला का उपन्यास 34वां व्यास सम्मान 2024 जीतता है। हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश का वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया है। 2018 में प्रकाशित यह उपन्यास अमेरिका में भारतीय युवाओं द्वारा सामना किए गए सांस्कृतिक संघर्षों और पहचान की समस्याओं का अन्वेषण करता है। व्यास सम्मान, जो कि 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था, पिछले दशक के उत्कृष्ट हिंदी साहित्यिक कार्यों को सम्मानित करता है। पुरस्कार में 4 लाख की नकद राशि, एक प्रसिद्ध पत्र और एक पट्टिका शामिल है। इसी के साथ हमने 18 दिसंबर 2024 को हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को देख लिया है। आप सभी से निवेदन है कि जो भी चीजें हमने यहाँ पढ़ी या समझी, उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।